हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं एस.के. तिवारी बीए सेकेंड सेमेस्टर में मानव भूगोल की जो सीरीज है को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पिछले टॉपिक में बच्चों हम लोगों ने जो चैप्टर वाइज अध्ययन था उस पर चर्चा किया था और पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, मतलब विषय क्षेत्र क्या है। और इसी के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने देखा कि मानव भूगोल की कौन कौन सी उप शाखाएं हैं, मतलब इस विषय के अंतर्गत किन किन चीजों का और अध्ययन किया जाता है ना। तो आज जो हमारा चैप्टर है वह है 2, दूसरा, पहला हम चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे वह है मानव पर्यावरण संबंध, मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। मतलब मानव और पर्यावरण के बीच, पर्यावरण मीन्स हमारा जो तात्पर्य है वह प्रकृति है, नेचर। मानव और प्रकृति के बीच किस प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं या मानव प्रकृति या अपने पर्यावरण से कैसे संबंध स्थापित करता है, यही हमारा आज मुख्य अध्ययन का टॉपिक है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि प्रारंभिक समय से लेकर के मानव ने प्राकृतिक तत्वों के बीच में या प्राकृतिक तत्वों के साथ किस प्रकार से अपना समायोजन स्थापित किया है। यदि बच्चों संबंधों की यदि बात करें, हम रिलेशनशिप का बात करें, तो आप देखेंगे कि मानव धरातल के जिस क्षेत्र पर जहां निवास करता है वह वहां अपने भौतिक वातावरण के जो तत्व हैं, जैसे जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया, प्राकृतिक वनस्पतियां हो गई, ठीक है, इन सभी के द्वारा तापमान हो गया, इसको भी आप रख सकते हैं, इन सभी का उस क्षेत्र में निवास करने वाले मानव के ऊपर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। और मानव अपने पर्यावरण के इन घटकों के साथ समायोजन स्थापित करता है और समायोजन स्थापित करने के बाद एक विशेष प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण करता है। जैसे यदि हम लोग जलवायु दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर आप देखेंगे यह शीत कटिबंध है, यह शीतोष्ण कटिबंध है। यहां पे भी देख लें हम लोग उत्तरी गोलार्ध में शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो मानव हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो मानव हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो मानव हैं बच्चों, उनके ऊपर वहां के वातावरण का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां शीत क्षेत्र में अत्यधिक ठंड के कारण से जो मानव होगा वह अपना उस ठंड के अनुसार अनुकूलन करने का कार्य करेगा। शीतोष्ण में जहां बहुत ज्यादा न तो गर्मी है न बहुत ज्यादा ठंड है, मौसम जो क्लाइमेट है, जलवायु है, सम रहता है, वहां पर अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। तो यहीं पे जहां पे अत्यधिक तापमान है 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिणी दोनों गोलार्धों में, वहां पर मानव एक विशेष प्रकार से उपस्थित प्राकृतिक तत्वों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि मानव जिस क्षेत्र में है वह वहां के संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है और समायोजन स्थापित करने के उपरांत एक अलग प्रकार के संबंधों का निर्माण करता है और अपने जीवन चक्र को संचालित करता है। थोड़ा सा देख लें तो हम देखें तो मानव और प्रकृति जो वातावरण है
जो प्राकृतिक भूस्वरूप है वह दोनों के बीच एक प्रकार से जो संबंध है वह दो तरफा देखने को मिलेगा। दोनों तरफ से संबंध स्थापित होते हैं। ऐसा नहीं कि संबंध केवल एक ही तरफ से स्थापित होता, केवल मानव ही प्रकृति से संबंध स्थापित करता है, बल्कि प्रकृति के जो घटक हैं वह भी मानव को प्रभावित करते हुए एक दूसरे को क्या करते हैं, संबंध रूप में स्थापित करने का कार्य करते हैं। चाहे जैसे मानव प्रकृति को भी प्रभावित करता है और प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, ये दोनों तरह से चलता है ना। यदि देखें तो पर्यावरण के जो घटक हम लोग पढ़ते हैं कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो घटक, एक पढ़ते हैं अजैविक और दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, जैविक। और ये दोनों जब मिलते हैं तब जाकर के पूर्ण रूप से पर्यावरण का निर्माण देखने को मिलता है, यानी एक दूसरे के यहां पूरक है ना। प्रकृति भी पूरक है, मानव भी पूरक है। तो देखें तो प्रारंभिक समय से लेकर के आज के परिवेश में मानव ने अपने वातावरण के साथ जो समायोजन स्थापित करते हुए जो संबंधों का निर्माण किया है वह प्रारंभिक समय में बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। लेकिन यदि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो मानव ने अपने बुद्धि, कौशल, विवेक, ज्ञान और बल के आधार पर प्राकृतिक तत्वों के बीच समायोजन स्थापित करने के साथ साथ उसमें बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन भी करने का कार्य किया है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको। और यही मानव का जो परिवर्तन है समय काल के आधारों पर, वही सांस्कृतिक विकास का मुख्य कारक बना। मानव ने अपने ज्ञान के बदौलत आज के परिवेश में देखें तो प्राचीन समय से लेकर के आज तक कितना व्यापक बदलाव देखने को मिलता है, मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है। और इस बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक विकास बोलते हैं। यानी मानव जो विकास करता है वह सांस्कृतिक विकास का सूचक है। अब इस सांस्कृतिक विकास के परिणाम स्वरूप विकास तो हुआ, मानव ने व्यापक पैमाने पर अपना सांस्कृतिक विकास किया, लेकिन पर्यावरण के बीच जो संबंध बनने चाहिए थे वह धीरे धीरे समय काल के अनुसार बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज के परिवेश में यदि आप देखें तो मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध हैं वह अत्यंत विनाशात्मक स्थिति में पहुंच गए हैं। बिल्कुल भयावह स्थिति लग रही है। मानव ने अपने क्रियाकलापों के आधार पर प्राकृतिक तत्वों में इतना व्यापक परिवर्तन ला दिया है कि अब यही प्राकृतिक तत्व जो संबंधों को स्थापित करते थे आज एक बहुत बड़े डरावने स्वरूप के रूप में देखने को मिल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा देखें आप आगे चल करके तो हम मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को कुछ कालखंडों में बांट करके अध्ययन करें तो मानव का जो प्रारंभिक अवस्था था, प्रागैतिहासिक काल से, अत्यंत प्राचीन काल से, जहां से मानव ने अपने असभ्यताओं से आगे होते हुए आज के परिवेश में सब जीवन जो देखने को मिल रहा है, इसका पूरा एक समय काल को हम लोग बांट करके अध्ययन करेंगे। यानी प्राचीन से लेकर के वर्तमान काल तक मानव ने किस प्रकार से अपने पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करते हुए आज के समय में इतने बड़े पैमाने पर विकास की स्थिति में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखें, सबसे पहला आखेट एवं भोजन संग्रहण काल। बच्चों, यह पहली अवस्था रही है, यह पहला ऐसा समय रहा है जिसको हम लोग इसको चाहे तो प्रागैतिहासिक ही कह सकते हैं। यह अत्यंत प्राचीन काल था और उस समय काल में जिस क्षेत्र में जो मानव था वह अपने टोटल प्राकृतिक वातावरण से सीधे प्रभावित था, क्योंकि कुछ तो था नहीं, ज्ञान का विशेष अभाव था, है ना। तो जो जहां था वहां पे आखेट और भोजन का संग्रहण करना, है ना, जड़ी बूटियां
जंगलों से जुटाना या शिकार करना, यह प्राचीनतम समय की सबसे प्रमुख व्यवस्थाएं रही हैं। और मानव के लिए प्रकृति ने उस प्रकार के सुंदर वातावरण को वहां पे निर्मित भी किया था ताकि उससे उनका जो उदर पूर्ति का कार्य है होता रहे, है ना। तो शिकार करना और शिकार करने के बाद जो शेष भोजन या चीजें बच जाती थी उसका संग्रहण करना, यह पहली प्रारंभिक अवस्था थी। दूसरी अवस्थाओं में यदि देखें थोड़ा सा आगे बढ़कर के, तो थोड़ा सा जब मानव और ज्ञान बढ़ा, उसका विकास हुआ, तो उसने अपने उसी प्राकृतिक वातावरण में समायोजन स्थापित करते हुए बच्चों पशुओं को पालना और उसे चराने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया, है ना। अब यहीं से सभ्यताएं क्या हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, यहीं से सभ्यताओं का विकास हो रहा है। अब जिस क्षेत्र में मानव है वहां पे जैसे पशु मिले, वह उसी क्षेत्र में उन पशुओं के लिए जो प्रकृति ने चारा उपलब्ध कराया है, जो भूमि दिया है ना, उसी के अनुसार लेकर के अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ले आना, ये सब कार्य संपादित करते थे। आगे चल करके थोड़ा बहुत यहाँ पे भी विनाश देखने को मिला, लेकिन आगे बढ़ करके मनुष्य ने जब पौधों को पालने का कार्य किया और कृषि क्षेत्रों का विकास प्रारंभ हुआ, तब यहीं से मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध बहुत मधुर थे वह धीरे धीरे बिगड़ते हुए दिखाई देने लगते। कृषि करना जब मानव ने प्रारंभ किया, सभ्यताओं का विकास तो था नहीं, प्रचुर मात्रा में बच्चों प्राकृतिक वनस्पतियों का दोहन इनके द्वारा किया गया, है ना। बहुत बड़े पैमाने पर वनस्पतियों का विनाश हुआ। और यहां पर जो चूंकि प्राकृतिक वनस्पतियां पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन कृषि क्षेत्रों के विकास के कारण से यहां पर उसका विकास देखने को मिला। मानव ने तो विकास किया, लेकिन जो प्राकृतिक जो घटक हैं उसका विनाश भी हुआ। आगे आप देखें तो अगले चरण काल में जो चौथा चरण है उसमें रिलेशनशिप का, उसमें और आगे बढ़ते हुए मानव ने अपनी जब ज्ञान, बुद्धि, कौशल और विवेक का अत्यधिक प्रयोग करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में इतना ज्यादा विकास कर लिया है कि आज का जो समय है वह मानव और प्रकृति के बीच जो अटूट और मधुर संबंध बने हुए दिखाई देते थे, आज बिल्कुल भयावह और डरावनी स्थिति में पहुंच गए। और उसका एकमात्र कारण है सांस्कृतिक विकास का अत्यधिक और अनियमित रूप से विकसित होना। विज्ञान ने, प्रौद्योगिकी ने हर क्षेत्र में प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। आज औद्योगिकरण के कारण से इतने बड़े पैमाने पर कल कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिसकी वजह से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, अनेकानेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म लिया है कि नहीं। उसी प्रौद्योगिकीकरण और औद्योगिकरण और वैज्ञानिक प्रगति का देन है कि आज संपूर्ण विश्व में जलवायु परिवर्तन जैसी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है ना। तो ये संबंध कहां है? जो संबंध, चूंकि मानव अपना जिस क्षेत्र में है सर्वांगीण विकास तभी संभव कर सकता है जब वह अपने उस क्षेत्र में प्राकृतिक तत्वों के साथ समायोजन स्थापित करे, है ना। अब वह समायोजन यहां आप देख रहे हैं कि वह समायोजन तो हो रहा है, लेकिन जो प्रकृति के जो तत्व हैं उसका प्रचुर मात्रा में अंधाधुंध तरीके से दुरुपयोग हो रहा है और उसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के रहने वाले लोग, जैव प्राणियों पे पड़ रहा है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके ऊपर इस दिखाई देगा। कुल मिलाकर के लास्ट में हम लोग देखें तो मानव और पर्यावरण के बीच एक अटूट संबंध पाया जाता है। मानव अपने ही पर्यावरण में बच्चों रह करके अपने जिस क्षेत्र में है वहां के भौतिक तत्वों से प्रभावित होते हुए अपना विकास करता है और वही उसकी संभावनाएं भी हैं, है ना। कुल मिला के कह सकते हैं
कि मानव और प्रकृति के बीच एक अटूट संबंध पाया जाता है या देखने को मिलता है। अगले क्लास में बच्चों हम लोग पुनः मिलेंगे। आज के क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।